हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज सानिध्य और मैं हूं आपका इकोनॉमिक्स का क्लास 12th का फैकल्टी। और आज आ गए हैं हम लोग एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, दैट इज टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। आपने फॉरेन एक्सचेंज के अंदर पढ़ा था कि कैसे डिप्रिसिएशन होता है, कैसे एप्रिसिएशन होता है करेंसी का, कैसे हम एक्सचेंज रेट्स को, क्या एक्सचेंज रेट क्या होता है, फॉरेन करेंसीज क्या होती हैं, अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स देखे, कैसी कैसी अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग फॉरेन करेंसीज होती हैं, क्या इंप्लीकेशन है, अगर वैल्यू कम हो जाती है तो क्या होता है, डिप्रिसिएशन हो जाता है अगर करेंसी में तो क्या क्या असर देखने को पड़ता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर, और कई सारी चीजों के अपन ने बारे में डिस्कशन अभी तक किए। अब हमारे पास कुछ टाइप्स आ रही है फॉरेन एक्सचेंज रेट्स के, कि इनके फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट होता है ये कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे कैसे बदलते हैं और किस किस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड किए जाते हैं, जरा उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और ऐसी और सारी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां पे आपको सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगी एकदम निःशुल्क, फॉर मतलब फ्री फ्री फ्री। हर चीजें आपको फ्री मिल जाएंगी, किसी भी चीज को आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाकर देखने की जरूरत नहीं है। यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, डजंट मैटर, वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है। आप सारी वीडियोस आकर देख सकते हो मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब चैनल और उसकी वेबसाइट पे आके, दैट इज ऑल फॉर फ्री। ठीक है, और आप चाहें तो नोट्स भी आपको मिल सकते हैं, जो नोट्स अवेलेबल होते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और उस लिंक पे जाके भी आप नोट्स को देख सकते हैं। चलिए गाइस, फर्दर ड्यू चलते हैं हमारे टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स पर, देखते हैं कि क्या बताने वाला है हमें ये फॉरेन एक्सचेंज रेट कितने तरह के होते हैं। We are majorly going to talk about only three. That is going to be fixed exchange rate system और pegged exchange rate system. Fixed exchange rate system की बात करेंगे। Flexible, अब fixed है तो दूसरा flexible होगा। Flexible exchange, क्योंकि सर fixed है तो दूसरा obviously नाम ही fixed इसलिए रखा है क्योंकि मतलब स्थिरता की बात कर रहे हैं कि मतलब आपने फिक्स कर दिया मतलब कर दिया, है ना। दूसरा बोल रहे हो फ्लेक्सिबल सर, तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या बोल रहा है कि जो फ्लक्चुएट हो सकता है, फ्लेक्सिबल है, फ्लोटिंग। देखो फ्लक्चुएशन बोला तो फ्लोटिंग आ गया, और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम की फ्लोटिंग है मतलब इसका डिपेंड करता है कि ये मार्केट ट्रेंड्स या मार्केट फोर्सेस के थ्रू चेंज हो सकता है, ये तो खुद ही गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, फिक्स्ड वाला तो। और मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम, अभी मैनेज फ्लोटिंग रेट क्या है सर, मैनेजेबल होते हैं क्या फ्लोटिंग रेट्स, ऐसा कोई सिस्टम है क्या, सब बात करेंगे, टेंशन ना लो, इस वीडियो के अंदर वही देखने वाले हैं। चलिएगा, सबसे पहले हम आ जाते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के ऊपर, जो कि फिक्स्ड फैक्टर की बात करता है, फिक्स्ड फैक्टर की बात करता है कि फिक्स्ड है भाई साहब। अच्छा, जरा पहले इसको पढ़ते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं कि उसका इंप्लीकेशन कैसे होने वाला है। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं गाइस, जरा देखते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात करते हैं। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम इज अ सिस्टम रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट फॉर अ करेंसी इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। मैंने बोला ही था कि गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है इसका एक्सचेंज रेट। इसका एक्सचेंज रेट जो है वो गवर्नमेंट, एक्सचेंज रेट फॉर अ करेंसी, उसके करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है वो फिक्स किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, गवर्नमेंट को द्वारा ये फिक्स किया जाता है। द बेसिक पर्पस ऑफ अडॉप्टिंग दिस सिस्टम इज टू एंश्योर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इन फॉरेन ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट्स। ये बोलना चाह रहे हैं कि सर हमने फिक्स क्यों रखा, फिक्स इसलिए रखा क्योंकि हम नहीं चाहते कि यार करेंसी ऊपर नीचे होती रहे, फलाना ढिमका ऊपर नीचे नाचती रहे पागलों की जैसे, आज कुछ रेट अलग है कल कुछ रेट अलग है। तो इस चक्कर में हमने स्टेबिलिटी चाहते हैं हमारी करेंसी के अंदर, एक्सचेंज रेट जो है एक स्टेबल फॉर्म में हो, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम हमारी जो करेंसी है उसको स्टेबल रखेंगे, और स्टेबल रखने के लिए, स्टेबिलिटी बनाने के लिए हमने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम लगाया है। ठीक है, हमने फिक्स्ड, क्योंकि फॉरेन ट्रेड जो होंगे वो भी स्टेबिलिटी के साथ होंगे, और कैपिटल मूवमेंट्स हैं वो भी स्टेबिलिटी के साथ होंगे, एक स्टेबल रेट पे एक्सचेंज होगा हमारा, ना ही कि आज 80 का है तो कल 70 का हो गया, ऐसा कुछ नहीं चाहते हम चाहते हैं फिक्स रहे। गवर्नमेंट हैज टू मेंटेन रिजर्व्स ऑफ फॉरेन करेंसीज टू मेंटेन द एक्सचेंज रेट ऑफ टू द लेवल फिक्स्ड बाय इट। अब होगा क्या, इस वजह से हमें जो गवर्नमेंट है उसकी ही जिम्मेदारी है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को चलाना, तो वो मेंटेन करते हैं लार्ज रिजर्व्स, बड़े बड़े रिजर्व्स मेंटेन करते हैं ऑफ फॉरेन करेंसीज के, टू मेंटेन द एक्सचेंज रेट द लेवल फिक्स्ड बाय इट। फॉरेन करेंसीज के बड़े बड़े रिजर्व्स जो हैं वो मेंटेन करते हैं कि जिससे एक्सचेंज रेट का जो लेवल है वो फिक्स किया जा सके। बेटा क्या होता है,
हर कंट्री कहीं ना कहीं फॉरेन रिजर्व्स रखता है अपने पास, वो रखता ही है, रखना ही पड़ेगा, वरना ट्रेड कैसे होगा। मैंने रुपीस दिए गवर्नमेंट को, किसी बैंक को, वो बैंक जो है मेरे रुपीस को डॉलर्स में कन्वर्ट करता है और फिर जाके पेमेंट करता है। वो डॉलर में कन्वर्ट कैसे करेगा, जब होंगे उसके पास तभी करेगा ना यार। जैसे कि मैं बैंक हूं, ये बोर्ड आपको पेमेंट करनी है, मतलब आप एक कस्टमर है, आपको पेमेंट करनी है इस बोर्ड को। एक ये व्यक्ति है, मान लीजिए ये यूएस में बैठा है ये बोर्ड, और आप जो है इंडिया में बैठे और मैं बैंक हूं। तो आपने क्या किया, आपने बोला कि सर एक काम करिए, मैंने बोला हाँ जी बताइए। बोलते सर ये लीजिए 8,000 रुपए। मैंने बोला हाँ हाँ दे दो ना, ये दो। बोलते 8,000 रुपए, आप इनको $100 का पेमेंट कर दो। मैंने बोला यार 80 रुपए का एक डॉलर है, मतलब 80 रुपए का एक डॉलर है, तो मतलब आपने 8,000 रुपए दिए, मतलब मुझे $100 इसको पेमेंट करनी है। पर मैं बोलूंगा मेरा थोड़ा सा चार्ज तो दे दो, मेरा थोड़ा सा चार्ज तो दे दो, मैं भी तो कन्वर्ट कर रहा हूं ना। मैं अपने डॉलर निकाल रहा हूं, $100 जो मैंने रिजर्व में मेंटेन करके रखे थे, ये 8,000 रुपए मैं जो है इसकी वैल्यू का रख रहा हूं, और 500 रुपए आपसे एक्स्ट्रा ले रहा हूं मेरा चार्ज जो मैं कन्वर्ट कर रहा हूं। समझ आया। आपने मुझे 8,500 रुपए दिए, मैंने 8,000 के हिसाब से $100 की पेमेंट करी। तो मैंने क्या किया, एक्सचेंज किया। तो मैंने $100 कहां से निकाले, जो मैंने रिजर्व मेंटेन करे थे उसमें से निकाल लिए। समझ आया। और सिमिलरली जब वो डॉलर्स में मुझे पेमेंट करेंगे तो मैं आपको कन्वर्ट करके रुपीस में दूंगा, तो मेरे पास डॉलर्स के रिजर्व बनते जाएंगे। तो हर कंट्री जो है रिजर्व मेंटेन करके चलता है टू मेंटेन दी स्टेबिलिटी। फिक्स प्राइस रखना हो तो, फिक्स्ड अगर एक्सचेंज रेट रखना हो तो। अंडर दिस सिस्टम ईच कंट्री कीप्स अ वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी इन टर्म्स ऑफ सम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। अच्छा, अंडर दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर जो हर एक कंट्री होता है वो अपनी वैल्यू जो होती है ऑफ इट्स करेंसी, जो उसकी जो भी वैल्यू है उसे फिक्स्ड रखता है इन टर्म्स ऑफ सम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। किसी और एक्सटर्नल स्टैंडर्ड के अंदर उसे फिक्स रखता है। एक्सटर्नल स्टैंडर्ड क्या हो सकते हैं सर, गोल्ड हो सकता है, गोल्ड हो सकता है सर, सिल्वर हो सकता है। कि गोल्ड तो सबका एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया ना। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं आप लोगों को, कि अगर एक ग्राम गोल्ड है, वो अगर मान लीजिए 100 रुपए का है ना, 100 रुपए का नहीं, मतलब मान लो 100 रुपए का या 1,000 रुपए का है, मान लीजिए 1,000 रुपए का है। कितने रुपए का है, 1 ग्राम गोल्ड जो है वो 1,000 रुपए का है। और 1 ग्राम जो गोल्ड है वो आपका है कितना, 10 डॉलर का, सॉरी 10 डॉलर का। देखो दोनों करेंसीज अलग हैं, दोनों करेंसीज अलग हैं, दोनों करेंसीज अलग हैं, ठीक है। अब क्या होगा, मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म करने के लिए क्या समझाया कि ये तो दोनों कमोडिटी वैल्यू सेम हो गई, ये तो कमोडिटी वैल्यू दोनों ही सेम हो गई। मैंने स्टैंडर्ड किस फॉर्म से रखा है, गोल्ड से रखा है। अब देखो जरा, 1 ग्राम गोल्ड जो है 1,000 रुपए का, और 1 ग्राम गोल्ड जो है वो $10 का भी माना जा रहा है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि $10 इज इक्वल्स टू 1,000 रुपए, हाँ या ना। हम क्या ये बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं ना, क्योंकि कमोडिटी वैल्यू सेम है, तो हम ये बोल सकते हैं। तो मतलब $1 की प्राइस निकालनी हो तो क्या करोगे, इन जीरोस को हटा दो, आपको पता चल जाएगा कि सर $1 जो है वो 100 रुपए के बराबर है। तो हमने फिक्स रखी है हमारा एक्सचेंज रेट 1 ग्राम के हिसाब से, 1 ग्राम सोने के हिसाब से हमने क्या किया है, इसको फिक्स रख दिया। तो हमारा $1 जो है वो 100 रुपए के बराबर आ गया। क्या आ गया, वो 100 रुपए के बराबर आ गया। क्लियर है। तो ये मैंने क्या किया बेटा, मैंने फिक्स कर दिया, इस चीज को मैंने फिक्स कर दिया। समझ आया। तो मैंने एक मेजर किया हुआ है, मैंने एक्सटर्नल स्टैंडर्ड में इसको मेजर करवा दिया। चाहो तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। फिर आता है हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, दिस एक्सटर्नल स्टैंडर्ड, जो ये एक्सटर्नल स्टैंडर्ड है, कैन बी गोल्ड, सिल्वर और अदर प्रीशियस मेटल्स। कोई अदर मेटल्स हो सकते हैं, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, और कोई अलग आपके प्रीशियस मेटल्स हो गए, उनके फॉर्म में भी रखे जा सकते हैं। स्टैंडर्ड जो है वैल्यू सेट करी जा सकती है। अनदर कंट्रीज वैल्यू है ना, अनदर कंट्रीज करेंसी। दिस एक्सटर्नल स्टैंडर्ड कैन बी गोल्ड, सिल्वर, अदर प्रीशियस मेटल, अनदर कंट्रीज करेंसी। अब समझ आया कि मैंने दूसरे करेंसी की वैल्यू को एक मेटल में कन्वर्ट किया, मतलब मेटल की वैल्यू को हमने दूसरे करेंसी में कन्वर्ट किया, और अपनी करेंसी की वैल्यू को मैंने कन्वर्ट किया किसी सेम मेटल से, और उसको कंपेयर किया। समझ आया। When value of domestic currency is tied to the value of another currency, जब एक डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू जो है वो टाई कर दी जाए, मतलब नॉट टाई कर दी जाए विद अनदर करेंसी, इट इज नोन एज पेगिंग, इट इज नोन एज पेगिंग।
कि मतलब क्या किया मैंने, कि मतलब मैंने जो है यहां पे हो सकता है कि मैं एक एज अ स्टैंडर्ड किसी और करेंसी को बना रहा हूं, किसी और करेंसी को मैंने स्टैंडर्ड बना लिया। सर वो कैसे, वो कैसे? मान लीजिए कि मैंने क्या किया, जैसे मैंने दूसरी करेंसी को अपना स्टैंडर्ड बना लिया, जैसे बोल सकता हूं कि मतलब $1 जो है, $1 अभी कितने का चल रहा होगा बेटा, कुछ 82 रुपीज का कुछ का चल रहा है, तो 80 रुपए ले लें इसको, 80 रुपए ले लेते हैं, चलो है ना, 80 रुपए ले लेते हैं $1 को, ठीक है। अब पाउंड ले नहीं सकते क्योंकि 90 रुपए का है। एक इजियर एग्जांपल आपका इंडोनेशियन करेंसी, फिर आपसे बहुत कम है, अपन ले लेते हैं दिरहम दिनार ले लेते हैं, है ना, दिरहम दिनार ले लेते हैं, वो एक डिसेंट एग्जांपल है। तो दिरहम दिनार ले लेते हैं। तो एक काम करते हैं कि $1 जो है वो आपका किसके बराबर है, $1 जो है वो दिनार जो होता है, दिनार, दिनार, तो दिनार जो होगा वो दिनार जो है आपका 4 दिनार के बराबर है, 4 दिनार के बराबर है ना। जो आपका एईडी बोलते हैं ना, इसको एईडी भी बोलते हैं, एईडी बोलते हैं, एईडी कितना है, 4 के बराबर है। तो अब मुझे इसको कैलकुलेट करना है इसके हिसाब से। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले गोल्ड रखा था, अब मैंने किसी दूसरी करेंसी को अपना स्टैंडर्ड बना लिया ना, मैंने किसी दूसरी करेंसी को अपना स्टैंडर्ड बना लिया। मतलब क्या किया मैंने, ये मैंने बोला कि 80 रुपए जो है, या 80 रुपए नहीं, एईडी देख लेते हैं, एईडी, ये 4 है, इज इक्वल्स टू ₹80, 80 के बराबर। अब दोनों की अगर वैल्यू अगर पर उसके निकालनी है तो अपन बोल सकते हैं कि ये अपना आ गया, ये लो, मतलब एक एईडी इज इक्वल्स टू 20 रुपया। क्या हुआ बेटा, 20 रुपए हो गया। तो मैंने एक और करेंसी को मैंने एज अ मीडियम ऑफ स्टैंडर्ड बना लिया। इसे कहा जाता है पेगिंग। इसे क्या कहा जाता है बेटा, इसे पेगिंग कहा जा रहा है। मतलब व्हेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इज टाइड विद द वैल्यू ऑफ अनदर करेंसी, इट इज नोन एज पेगिंग। व्हेन डोमेस्टिक करेंसी की प्राइस हमें दूसरे करेंसी से वैल्यू की जा रही है, उसे कहा जाता है पेगिंग, ठीक है। फिर when value of currency is fixed in terms of some other currency, कि जब value of a currency is fixed in the term of some other currency or in other terms of gold, it is known as parity value of currency। कि या तो आप किसी और करेंसी के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर रहे हो या एक किसी गोल्ड वोल्ड के अंदर एक्सप्रेस कर रहे हो, तो उसको पैरिटी वैल्यू भी कहा जाता है किसी करेंसी की, ठीक है। किसी करेंसी की इसको पैरिटी वैल्यू भी कहा जा रहा है। अभी तक क्लियर है सब लोग, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलिए अब जरा चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड्स एंड ब्रिटेन वुड स्टैंडर्ड। अच्छा, अब वही गोल्ड स्टैंडर्ड जो मैंने आपको बताया था, गोल्ड 1 ग्राम है और उसके हिसाब से अपन ने मेजर किया, पर इसको आगे पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू गोल्ड स्टैंडर्ड, external value of all currencies were maintained by fixing their price in terms of gold। ऑब्वियस सी बात है, गोल्ड रिजर्व्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि ये गोल्ड रिजर्व्स ही हैं जिनके बेसिस पे हम नोट्स को प्रिंट करते हैं, तो हमें मेजर भी इन्हीं के बेसिस पे करना पड़ेगा। तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड जो है, इन्हीं के हिसाब से हम एक्सटर्नल वैल्यू जो है डिजाइन करते हैं किसी करेंसी की, जिनके भैया गोल्ड रिजर्व्स बाकी सारे कंट्रीज के पास काफी ज्यादा भी है इंडिया से, है ना। काफी सारे कंट्रीज जिनके पास गोल्ड बहुत ज्यादा है इंडिया से, तो उसके हिसाब से भी काफी ज्यादा फर्क पड़ता है करेंसी की वैल्यू का, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू ब्रिटेन वुड स्टैंडर्ड, अच्छा ब्रिटेन वुड स्टैंडर्ड क्या है, नॉलेज के लिए सुनिएगा जरा। गोल्ड वॉज रिप्लेस्ड बाय यूएस, की जो गोल्ड है, ये जो गोल्ड है वो रिप्लेस कर दिया गया बाय यूएस डॉलर, यूएस डॉलर के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया एज द कोर ऑफ द सिस्टम। कि पूरे सिस्टम का जो कोर है वो आप यूएस डॉलर को मान लीजिए, क्योंकि इनके पास अच्छा खासा एक सिस्टम है, करेंसी काफी पावरफुल है। अंडर दिस सिस्टम ऑल करेंसीज वर पेग्ड और रिलेटेड टू यूएस डॉलर एट द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अब क्या होता है, हम जो है स्टैंडर्ड मान लेते हैं डॉलर को, गोल्ड को भी नहीं मानते। अब गोल्ड को भी नहीं मानते, अब हमने गोल्ड को रिप्लेस करके यूएस डॉलर को स्टैंडर्ड बना लिया। अब कोई भी इंसान को कोई भी करेंसी के अंदर अगर करेंसी की प्राइस को फिक्स रखना है, तो हम क्या करोगे, $1 को आप जो है वो एक स्टैंडर्ड मान लोगे कि इसी के हिसाब से हमें काम करना होगा। ये ब्रिटेन वुड स्टैंडर्ड है। गोल्ड स्टैंडर्ड समझ आया, गोल्ड कितना है उसके हिसाब से हम कर रहे हैं, गोल्ड को मीडियम बना रहे हैं वैल्यू एग्जर्ट करने के लिए, वैल्यू निकालने के लिए। यहां पे हमने डॉलर, गोल्ड को रिप्लेस करके डॉलर लिया, यूएस डॉलर,
यूएस डॉलर, नॉट ऑस्ट्रेलियन, नॉट कैनेडियन डॉलर, मतलब यूएस डॉलर की बात कर रहे हैं बेटा। ये हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड और ब्रिटेन वुड स्टैंडर्ड बताता है। मैंने वही बताया कि 1 ग्राम गोल्ड 1000 रुपए का मान लीजिए, और 1 ग्राम गोल्ड जो है आपका मान लीजिए $10 का है ना। तो आप बोल सकते हो कि 1 डॉलर इज इक्वल्स टू 100 रुपए, है ना, क्योंकि ये इसमें से कट जाएगा। और ये हो गया आपका गोल्ड स्टैंडर्ड, है ना। यही हो गया आपका क्या, 1 डॉलर इज इक्वल्स टू 100 रुपए, 1 डॉलर इज इक्वल्स टू 100 रुपए, है ना। तो ये क्या है हमारा एक ऐसा करेंसी स्टैंडर्ड हो गया। एक करेंसी इज इक्वल्स टू 100 रुपए और 1 डॉलर इज इक्वल्स टू AED कितना हो गया आपका 4। तो आप बोल सकते हो कि 1 AED इज इक्वल्स टू 1 AED इज इक्वल्स टू आप बोल सकते हो 20 रुपया, 20 रुपया। ये क्या हो गया आपका एक स्टैंडर्ड, मतलब ये आपने एक गोल्ड को अपना स्टैंडर्ड बना लिया। समझ आया। चाहो तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बेटा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बिल्कुल ले सकते हो स्क्रीनशॉट। चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हम देखते हैं बेटा हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है। डिवैल्यूएशन रेफर्स टू रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट। डिवैल्यूएशन का मतलब है कि देखो एक डेप्रिसिएशन है अपने पास और एक डिवैल्यूएशन है। तो डिवैल्यूएशन का मतलब होता है कि इसमें रिडक्शन कर रहे हो आप, वैल्यू में रिडक्शन हो रहा है किसकी, डोमेस्टिक करेंसी की। मतलब इंडिया के अंदर रुपीस का डिवैल्यूएशन हो रहा है, पर ये करता कौन है, गवर्नमेंट करती है। कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। और रीवैल्यूएशन का मतलब होता है रेफर्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट। यहां पे कंट्रोल कौन कर रहा है, वैल्यू कौन बढ़ा रहा है या घटा रहा है। यहां पे वैल्यू बढ़ाने घटाने की जो बात चल रही है वो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा हो रही है। बढ़ गई तो रिवैल्यूएशन, घट गई तो डिवैल्यूएशन। ठीक है, जरा आ जाओ इसका एक चार्ट समझाता हूं तुम्हें, इसका एक चार्ट समझाता हूं। देखो डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन में क्या अंतर है जरा देखिएगा। डिवैल्यूएशन का मतलब है कि यहां पे आप रिडक्शन तो कर रहे हो इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, वैल्यू जो है वो कम हो रही है यहां पे डोमेस्टिक करेंसी की इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसीज, फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में। लेकिन कहां पे, अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। यहां पे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के वजह से डिवैल्यू हो रही है, लेकिन यहां पे भी फॉल हो रहा है। यहां पे भी डिप्रिसिएशन मतलब क्या, डोमेस्टिक करेंसी की आपके प्राइसेस जो हैं वो गिर रही हैं, लेकिन इन द फॉरेन करेंसी के वैल्यू में। लेकिन हो क्या रहा है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की वजह से हो रहा है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है जो कि अपन अभी पढ़ने वाले हैं, तो ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम की वजह से हो रहा है, ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की वजह से हो रहा है। ठीक है, समझ आया। अब यहां पे अकरेंस क्या होता है, यहां पे अकर होता है बेटा बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट। ये क्यों कम हो रही है, वैल्यू क्यों कम हो रही, गवर्नमेंट की वजह से। गवर्नमेंट इसमें बहुत बड़ा रोल निभाती है। यहां पे क्या हो रहा है बेटा, मार्केट फोर्सेस की वजह से हो रहा है। मार्केट के वजह से, मार्केट का प्रेशर होता है, मार्केट में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या कंडीशन है, क्या डिमांड सप्लाई का खेल चल रहा है, उससे भी आपकी वैल्यू में ऊपर नीचे देखा जाता है फॉरेन एक्सचेंज के अंदर। तो मार्केट के वजह से हो तो डेप्रिसिएशन, खुद गवर्नमेंट करे तो आपका डिवैल्यूएशन। ठीक है, समझ आया। फिर एक्सचेंज रेट सिस्टम, इट टेक प्लेस अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये किसके अंदर आता है बेटा, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर आता है। और ये आता है बेटा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर। ये किसके अंदर आता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर आता है। दिस इज नोन एज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर डिवैल्यूएशन, और ये आता है फ्लेक्सिबल। मैं लिख देता हूं, फिर भी लिख देता हूं मोटा मोटा कि आपको याद रहे। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक्सचेंज रेट सिस्टम, और ये हो गया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है, चलिए जी। अब जरा देखिएगा, इसके बाद आते हैं हम लोग हमारे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर। जरा देखिए इसको, क्या समझ आ रहा है आप लोगों को अभी तक।
चलिए जी, जरा देखते हैं अब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर क्या होता है। हमने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम देखा और इसके अंदर अपन ने सारे वो डिफरेंसेस पढ़ लिए हमारे, ठीक है, हमने पढ़ लिया डिवैल्यूएशन एंड डिप्रिसिएशन। अब जरा देखते हैं हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या कहता है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच exchange rate is determined by forces of demand and supply of different currencies in the foreign exchange market। कि डिमांड एंड सप्लाई से भाई साहब जज किया जा रहा है कि हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो फ्लेक्सिबल हो सकता है। सर कैसे? जैसे कि हम लोग अगर देखें, जैसे कि बेटा सप्लाई बढ़ जाता है ना, तो आप बोल सकते हो कि, या मान लो जैसे सप्लाई बढ़ गया तो आप बोलोगे भाई साहब आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज रेट्स हैं उसमें मतलब खुद की करेंसी में आपका डिक्रीज देखा जाता है। या डिमांड आपकी बढ़ जाना, डिमांड कम हो जाने से भी आपका काफी बार देखा गया है कि आपका बहुत ज्यादा इंप्लीकेशन होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट्स में, अपसाइड्स और डाउनसाइड्स देखे जाते हैं। फॉर एन एग्जांपल कि अगर मैं आपको बताऊं एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में कैसे एक अपना जो है अपना वैरी करता है। इफ आई से दिस इज डी फॉर डिमांड एंड दिस इज एस फॉर सप्लाई, तो यू कैन से कि सर अभी ये जो है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट बता रहा है। क्या बता रहा है? हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट बता रहा है। ये हमारा प्राइस है जो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट बताता है। ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है कि जहां पे हमारा भी एक्सचेंज रेट है। अब अगर मैंने बोला कि मैं डिमांड को कम कर दूं, अगर मैं डिमांड को कम कर दूं तो मेरे को एक अलग P दिखने वाला है, इसको मैं P1 ले लेता हूं। अगर मैं डिमांड बढ़ा दूं, इसको D2 ले लो या D1 ले लो, तो बेटा इसमें मेरे को अलग ही आपका मेरे को प्राइस दिखने वाला है। तो मेरा एक्सचेंज रेट्स क्या है? एक्सचेंज रेट वुड डिफर, एक्सचेंज रेट्स वुड डिफर। कैसे डिफर करेगा बेटा? अगर मैं आपका बोलूं, देखो डिमांड के कम होने से और डिमांड के बढ़ने से प्राइस में डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये फ्लेक्सिबल है क्योंकि ऊपर नीचे चेंज हो सकते हैं। फिक्स्ड में क्या रखा हमने? हम फैक्टर्स को फिक्स्ड रखते हैं। हम किसी एक पैरामीटर को एक स्टैंडर्ड बना देते हैं, जैसे कि गोल्ड। फिक्स्ड में हमने गोल्ड को या फिर दूसरे करेंसीज को स्टैंडर्ड बना दिया, जिसको पैरिटी भी बोला जाता है, पैरिटी वैल्यू और पेगिंग वैल्यू, ठीक है। यहां पे हम लोग क्या करते हैं फ्लेक्सिबल के अंदर, बेटा एक्सचेंज रेट्स फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। ये पहले ये था, डिमांड बढ़ने से ये हो गया, डिमांड कम होने से ये हो गया। समझ आया? ऐसे भी काफी बार देखा गया है आपकी चीजें। समझ आया बेटा? ऐसे आप बता सकते हो कि डिमांड और सप्लाई के बढ़ने या घटने से, डिमांड और सप्लाई के बढ़ने या घटने से आपके एक्सचेंज रेट में बहुत असर आता है। आपके एक्सचेंज रेट्स में काफी ज्यादा असर आता है। डिमांड एंड सप्लाई के बढ़ने घटने से आपकी एक्सचेंज रेट्स के अंदर काफी ज्यादा चेंजेस दिखे जाते हैं। यही चीज हमने फ्लेक्सिबल के अंदर अभी पढ़ा कि आपके डिटरमाइंड बाय फोर्सेस। कौन से फोर्सेस हैं बेटा? ये आपके मार्केट फोर्सेस हैं। कैसे फोर्सेस हैं? मार्केट फोर्सेस हैं। मार्केट फोर्सेस, ये आपके मार्केट फोर्सेस हैं, ठीक है। मार्केट फोर्सेस मतलब क्या? डिमांड सप्लाई के बढ़ने घटने से आपकी वैल्यूज में अंतर आ रहा है, आपके एक्सचेंज रेट में अंतर आ रहा है। उस वजह से आपके एक्सचेंज रेट जो है फ्लेक्सिबल है, फ्लोट हो रहे हैं। इसीलिए इसको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी कहा जाता है। मैंने बोला ना फ्लोट हो रहे हैं मतलब क्या? कभी भी ऊपर कभी भी नीचे बिल्कुल हो सकते हैं, इजीली हो सकते हैं, इसीलिए फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी कहा गया इसको। इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। और इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इतना नहीं होता। देयर इज नो ऑफिशियल गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन दी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इनका इतना कोई इंटरवेंशन नहीं देखा जाता। इट इज प्योरली बेस्ड ऑन मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस की वजह से ये आपका काफी ज्यादा क्या होता है बेटा? फ्लेक्सिबल होता है। डिमांड सप्लाई का खेल है भाई। डिमांड बढ़ेगी या कम होगी, या सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी, उस वजह से आपका देखा जाएगा। फ्लेक्सिबल रेट्स होते हैं आपके। क्लियर है? समझ आया बेटा? इसे फ्लेक्सिबल कहा जाता है। फिक्स्ड अपना अलग चल रहा था, फ्लेक्सिबल अपना अलग है। फ्लेक्सिबल ये कहता है कि कभी भी ऊपर कभी भी नीचे हो सकता है एक्सचेंज रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस मतलब कि बाहर से आपका इंपैक्ट पड़ रहा है। डिमांड और सप्लाई का खेल है भाई साहब, ठीक है। समझ आया? इसीलिए इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होगा और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी कहा जाता है इसको, ठीक है। अब चलते हैं बेटा, चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है, अब आते हैं हम हमारे इसके नेक्स्ट पॉइंट पे, जहां पे हम लोग डिफरेंशिएट करने वाले हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को। जरा देखिएगा इसका हम लोग कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, कितना अलग है ये एक दूसरे से। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट्स, बेटा ये रेट है, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, ये डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट क्या बोलता है, इट इज ऑफिशियली फिक्स्ड इन टर्म ऑफ गोल्ड। स्पेशली किसके टर्म में किया जा रहा है, या तो गोल्ड के टर्म में इसे फिक्स किया जा रहा है, या फिर इसको दूसरी किसी करेंसी के टर्म में फिक्स किया जा रहा है। ये फिक्स हो रहा है किस सेगमेंट में, या तो गोल्ड को स्टैंडर्ड बना के, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 ग्राम गोल्ड को स्टैंडर्ड बना लिया आपने, या फिर आपने क्या किया, आपने जो है भाई साहब आपने बोला किसी और करेंसी को ही स्टैंडर्ड बना लो, जिसे पैरिटी वैल्यू और पेगिंग वैल्यू भी कहा जाता है। ठीक है, दोनों चीजें आपने समझी। बाय गवर्नमेंट, कौन करता है ये, गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। कौन करता है ये, गवर्नमेंट। देखो ना लिखा है ना बाय गवर्नमेंट, तो फिक्स्ड कौन करेगा बेटा, फिक्स्ड गवर्नमेंट ही करेगी। फिक्स्ड जो होता है वो गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट। फिक्स्ड जो होता है वो गवर्नमेंट करती है। फ्लेक्सिबल तो बेटा फ्लेक्सिबल है, कैसे भी चल रहा है, वो किसके वजह से होगा, मार्केट की वजह से होगा, मार्केट फोर्सेस की वजह से होगा। सिंपल सी बात है। देखो फिक्स कर रही है कोई, तो कानून व्यवस्था कौन बनाती है, जैसे गवर्नमेंट बनाती है ना अपने कानून व्यवस्था, वैसे ही समझ लो फिक्स्ड भी कौन कर रहा है, भैया कोई फिक्स कर रहा है, कोई कानून लगा रहा है, तो मान लो जैसे गवर्नमेंट कर रही है, तो फिक्स मतलब गवर्नमेंट, फ्लेक्सिबल मतलब जिसपे किसी का असर नहीं हो, तो उस पर किसका असर होता है, मार्केट का असर होता है। ठीक है, उस पर मार्केट का असर होता है। क्लियर है। अब जरा देखो इसको क्या डिटरमाइन किया जा रहा है, इट इज डिटरमाइंड बाय फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। डिमांड और सप्लाई जो हो रहा है हमारे फॉरेन एक्सचेंज का, उसी के वजह से ये हमारे फ्लेक्सिबल रेट्स देखे जाते हैं। हमारे डिमांड एंड सप्लाई का खेल है, जो मैंने अभी आपको बताया। डिमांड एंड सप्लाई की वजह से ही आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स होते हैं। डिमांड ज्यादा, डिमांड कम, सप्लाई ज्यादा, सप्लाई कम, इसके वजह से देखा जाता है कि क्यों हमारे एक्सचेंज रेट जो हैं कम ज्यादा होते रहते हैं। कि डॉलर टू रुपी की वैल्यू क्यों 75, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 60, डिपेंड्स अपॉन कि कैसी आपकी वैल्यू चल रही है, किस तरह से आपका डिमांड सप्लाई चल रहा है फॉरेन करेंसीज का। ठीक है, समझ आया। फिर आता है गवर्नमेंट का कंट्रोल। गवर्नमेंट का कंट्रोल, कहां ज्यादा कंट्रोल है, देयर इज incomplete government, there is complete, sorry, not incomplete, there is a complete control, there is a complete control, complete control किसका, गवर्नमेंट का, as only government has the power to change it। अब देखो ना, फिक्स एक्सचेंज रेट है, करेंसी की वैल्यू को हम अपनी करेंसी से मेजर करके एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब एक्सचेंज रेट की बात कर रहा हूं मैं। उसमें पूरे देश के अंदर पावर होगी तो होगी किसके पास भाई, कि डॉलर टू इंडिया की करेंसी जो है वो, उसमें जो एक्सचेंज रेट है कि मतलब $1 जो है 80 रुपए के बराबर है, भाई साहब किसकी दम है कि उस चीज को वो चेंज कर सके, बताओ। कोई एक होगा तो सरकार ही होगी, उसके अलावा किसी के अंदर दम नहीं है इतनी। कोई एक जो जिसके ऊपर दम है इतनी कि वो एक्सचेंज रेट्स को फिक्स कर सकता है या उस पर असर डाल सकता है, वो गवर्नमेंट के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। बताओ कोई हो सकता है क्या, कोई नहीं। कौन सा इंसान है जिसके अंदर इतनी पावर है। वो बात अलग है कि भैया पूरे मार्केट को हिलाने की पावर सबसे पैसे वाले लोग रखते हैं, जिनका मार्केट शेयर ज्यादा होता है बिजनेस के अंदर। आई अंडरस्टैंड दैट, बट हम इकोनॉमिक टर्म में अगर पढ़े कि इतना बड़ा लेवल अगर गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट पावर किसके पास है, पावर तो उनके पास होती नहीं है, पावर तो उनके पास होती नहीं है, मतलब लीगल पावर है क्या, नहीं, दैट इज नॉट देयर इन देयर हैंड्स। तो क्या देखा जाता है कि गवर्नमेंट के ही पास पावर है लीगली, जो कि पूरे एक्सचेंज रेट्स को कहीं ना कहीं वेरी करवा सकते हैं, वो फिक्स रखते हैं, वो उन्हीं के पास पावर है और कोई नहीं रख सकता। फिर आता है हमारे पास फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ये कहता है देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस है ही नहीं, इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस है ही नहीं। इट इज फ्लक्चुएटेड फ्रीली। ये कैसे कैसे फ्लक्चुएट होता है बेटा, फ्रीली फ्लक्चुएट होता है ये अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशंस, मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग।
मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये फ्रीली ही फ्लक्चुएट हो रहा है, अपनी मर्जी से फ्लक्चुएट हो रहा है। ठीक है, अपनी मर्जी से क्या मतलब, जैसे कि अपनी मर्जी मतलब मार्केट की मर्जी। मार्केट में जैसा आपका डिमांड और सप्लाई होगा करेंसी का, फॉरेन करेंसी का, उस हिसाब से हम लोग जो है इसके फ्लक्चुएट होता रहेगा एक्सचेंज रेट। सप्लाई ज्यादा या सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा है डिमांड कम, उसके हिसाब से हमारा मार्केट कंडीशंस जो है वो इंपैक्ट डालती है हमारे एक्सचेंज रेट के ऊपर। क्लियर है। फिर आता है भैया स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट। अच्छा, एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी कैसी? एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी की अगर बात करें, द एक्सचेंज रेट जनरली रिमेन स्टेबल एंड ओनली अ स्मॉल वेरिएशन इज पॉसिबल। एक्सचेंज रेट यूजुअली क्या होता है? रिमेन स्टेबल। स्टेबल क्यों स्टेबल? सर फिक्स्ड एसेट्स, जो फिक्स्ड एसेट बोल रहा हूं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो है बनाया ही स्टेबिलिटी के लिए गया था। फिक्स्ड क्यों रखना है आपको एक्सचेंज रेट? स्टेबिलिटी के लिए। किस लिए बेटा? स्टेबिलिटी के लिए। अगर आपको स्टेबिलिटी रखनी है अपने पूरे इस एक्सचेंज रेट के अंदर, तो आप स्टेबिलिटी के लिए हमारे एक्सचेंज रेट को कर दोगे फिक्स। ठीक है, हमारा पर्पस ही वही है, हमारा पर्पस ही फिक्स्ड के अंदर स्टेबिलिटी रखो। स्टेबिलिटी के लिए तो फिक्स कर रहे हैं। अब देखो स्टेबिलिटी क्या होता है, शेयर मार्केट में भी अगर एक स्टॉक जो है एक प्राइस सेगमेंट पे स्टेबल है, मतलब 2000 का है तो 2000 का ही है, और उससे ज्यादा ऊपर नीचे नहीं आता कि 2000 से 3000 पहुंच गया, 2000 से 1000 आ गया, ऐसा नहीं है, तो उसे वॉलेटाइल कहते हैं, काफी फ्लक्चुएटिंग है, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, तो लोग इन्वेस्ट करने में काफी डरते हैं। पर स्टेबल स्टॉक में इन्वेस्ट करने पे लोग डरते नहीं है, जैसे कि टाटा, रिलायंस और ऐसी बड़ी कंपनीज जिनको ब्लू चिप कंपनीज भी कहा जाता है, वो काफी स्टेबल स्टॉक होते हैं, तो उनके अंदर लोग इन्वेस्ट करने से काफी घबराते नहीं है। वो लोग बोलते हैं कि भाई इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी ज्यादा है, बड़ी फाइनेंशियली साउंड कंपनीज हैं, एकदम से तो भैया दिवालिया हो नहीं जाएगी, बहुत प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता, तो इनके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, बिल्कुल काम कर सकते हैं, तो स्टेबल स्टॉक है। स्टेबिलिटी मतलब क्या? फिक्स कर दो भाई, फिक्स कर दो तो स्टेबल माना जाता है। ठीक है, तो इनके स्टॉक प्राइसेस भी ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होते इतनी आसानी से। फिर आता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट मतलब क्या? दी एक्सचेंज रेट विच, मतलब सॉरी हाँ, दी एक्सचेंज रेट जनरली रिमेन स्टेबल, स्टेबल रहता है, एंड ओनली स्मॉल वेरिएशंस इज पॉसिबल। स्मॉल वेरिएशन मतलब क्या? कि अगर जैसे शेयर का प्राइस अगर रिलायंस का 2300 रुपए, तो 2300 से 2400 चला जाएगा, मतलब 100 रुपए का अंतर होगा ज्यादा से ज्यादा, या 2300 से 2200 के बीच में घूमता रहेगा, ये 200 ऊपर नीचे घूमता रहता है। बेटा वो 100 जो है ज्यादा मार्जिन नहीं है, क्योंकि 2300 प्राइस है, 2300 पे 2400 या 2200 ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, दैट इज स्टेबिलिटी ओनली। ठीक है, उसको स्टेबल ही माना जाता है। तो स्मॉल वेरिएशन मतलब 100 रुपए का ऊपर नीचे चलता रहता है, वो स्टेबल रहता है। वैसे तो 100 भी बहुत जगह बोल रहा हूं, होता है तो 20, 25, 30, 50 रुपए के ऊपर नीचे चलता रहता है, उससे ज्यादा नहीं होता। ठीक है, उसे ही स्टेबिलिटी कहते हैं। द एक्सचेंज रेट कीप्स ऑन चेंजिंग। फ्लेक्सिबल में क्या होता है? बदलता रहता है, बदलता रहता है, क्योंकि मार्केट फोर्सेस ऐसे ही होते हैं बेटा, कभी डिमांड है, कभी नहीं है, कभी सप्लाई है, नहीं है, इसी के ऊपर आपके फ्लोटिंग जो है वो चेंज होता ही रहता है, इसीलिए इसको फ्लोटिंग कहा जाता है। मार्केट के फोर्सेस को समझना इतना आसान है नहीं, उनके इंपैक्ट को समझना इतना आसान है नहीं, इसी वजह से आपके जो रेट्स हैं कभी भी ऊपर कभी भी नीचे होते ही रहते हैं। क्लियर है बेटा? चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल के बीच में, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल के बीच में चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए जी, फिर आते हैं हम लोग, समझ आया बेटा? फिक्स्ड मतलब सिंपल याद रखना, गवर्नमेंट द्वारा होता है, फ्लेक्सिबल मतलब सीधा आपके मार्केट फोर्सेस के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अब हमारे, मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम। अच्छा, मैनेज फ्लोटिंग जो है ना, इसको हाइब्रिड भी कहा जाता है। हाइब्रिड मतलब क्या? ये फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल के बीच का एक कॉम्बिनेशन है, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल के बीच का एक कॉम्बिनेशन है। जैसे कि हम एलएलपी को बोलते हैं ना, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी को एक हाइब्रिड फॉर्म बोलते हैं कि भाई इसमें प्रोप्राइटरी कंसर्न भी और कॉर्पोरेट कंसर्न भी है। समझते हैं एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जिसमें जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है वो सिर्फ उतने ही होती है जितने उनके शेयर्स हैं कंपनी के अंदर, मतलब एलएलपी के अंदर। तो ये क्या है? ये फीचर तो कंपनी का हो गया, लेकिन आप बोल रहे हो ये है पार्टनर्स, और पार्टनर्स भी फिर अनलिमिटेड हो सकते हैं, तो मतलब ये प्रोप्राइटरी कंसर्न और कॉर्पोरेट कंसर्न दोनों का एक मिक्सचर है, मतलब एक पार्टनरशिप और कंपनी दोनों का एक मिक्सचर है, उसे ही अपन क्या बोलते हैं? एलएलपी बोलते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? हाइब्रिड बोलते हैं ना। हाइब्रिड मतलब बनाया गया है आज की कंडीशन के हिसाब से, आज की कंडीशन के हिसाब से बनाया, जिसमें दोनों का थोड़ा थोड़ा एसेंस हो।
ठीक है। इसी कंप्लायंसेस वगैरह थोड़ी कम होती कंपैरेटिवली टू मतलब कंपैरिजन में देखें कंपनी से तो मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा बहुत कम होती है, थोड़ी सी बहुत मतलब मार्जिनल बोल सकते हो, ठीक है। फिर अपने पास आता है मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम। ये मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम क्या बोलता है? इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस। इट रेफर्स टू अ सिस्टम, एक ऐसे सिस्टम से रेफर करता है जो कि इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच फॉरेन एक्सचेंज रेट इज determined by market forces and central bank influences the exchange rates through intervention in the foreign exchange market। अब क्या बोला इसने, जरा बात को थोड़ा ध्यान से सुनना बेटा। क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि मैनेज फ्लोटिंग रेट एक ऐसा सिस्टम है जहां पे फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है ना वो चेंज तो हो रहे हैं, पर उनको डिटरमाइन कैसे किया जा रहा है? मार्केट फोर्सेस की तरह, मतलब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। जिसकी वजह से फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम चल रहा है मार्केट फोर्सेस। और सेंट्रल बैंक कौन हो गया? सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई। आरबीआई मतलब क्या? सरकार, गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। तो देखो ना, फिक्स्ड में गवर्नमेंट इंटरफेयर करती थी और फ्लेक्सिबल में मार्केट फोर्सेस करते थे। तो दोनों ही आ गया ना यार, दोनों ही आ गया सर। गवर्नमेंट भी आ गई और मार्केट भी आ गया, तभी तो इसको हाइब्रिड बोला जा रहा है। क्योंकि दोनों का इसके अंदर दोनों की छोटी छोटी मिलावटें हैं, इसलिए इसको हाइब्रिड बोला जा रहा है। अब जरा एक बात को ध्यान से सुनना। अभी क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट लाइन देखना। मार्केट फोर्सेस एंड सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंस the exchange rate through intervention in the foreign exchange market। अब यहां पे इनका इंटरवेंशन मतलब क्या? ये अपना उंगली डाल रहे हैं बीच बीच में, मार्केट फोर्सेस भी और गवर्नमेंट भी। कैसे होता है, जरा एक बात समझाता हूं आपको। क्या होता है बेटा, अभी अपन ने ये समझा था फ्लेक्सिबल के बारे में। अब फ्लेक्सिबल के बारे में जरा ये समझो, अभी मैनेज्ड फ्लोटिंग के बारे में समझो। मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम, अब जरा समझो इसको, ये क्या बोल रहा है। देखो मैंने क्या बोला अभी, मार्केट फोर्सेस की वजह से ये जो है आपका चेंज होता है। चलो ठीक है, मार्केट फोर्सेस बना लेते हैं। लो ये एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जीरो। लो भैया, एक बना दिया अपन ने डिमांड और दूसरा बना दिया अपन ने सप्लाई। थोड़ा सा टेढ़ा बना लेते हैं। ये लो डिमांड और ये लो सप्लाई, ठीक है। ये सप्लाई हो गया डिमांड। अब जरा देखना बेटा, क्या हुआ, हमें क्या करना था। मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम का पर्पस क्या होता है कि बेटा यहां पे हुआ ये कि हमें जो है ना चाहते थे कि हमारा डॉलर का जो प्राइस रहे, डॉलर जो रहे वो हमारा जो है 80 रहे। हम चाहते हैं 80 रहे। तो हमने क्या किया, हमने पहले ही देखा कि डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा है, जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट जो ई पॉइंट आ रहा है, ये जो पॉइंट है हमारा, ये जो पॉइंट आ रहा है ई पॉइंट, ये ई पॉइंट जो है हमारा, वो जो है वो हमारा आ रहा है 90। कितना आ रहा है? 90 रुपीज। ये 90 रुपीज है किसके कंपैरिजन में? $1 के कंपैरिजन में। ये $1 की कंपैरिजन में 90 रुपीज बता रहा है, ठीक है। ये $1 की कंपैरिजन में क्या बता रहा है बेटा? 90 रुपीज बता रहा है। अब जरा एक बात ध्यान देना, मैंने क्या बोला था कि डिमांड और सप्लाई की वजह से होगा क्या, डिमांड एंड सप्लाई की वजह से होगा क्या कि यार हुआ ये भाई साहब कि हमारा जो है ना प्राइस जो है वो क्या हुआ, हमें करना था 80 रुपीज, हमें करना था 80 रुपीज। तो क्या किया, आरबीआई ने बोला यार हमारे पास तो देखो सप्लाई और डिमांड के हिसाब से देख रहे हो तो अभी मार्केट फोर्सेस के हिसाब से देखे तो 90 रुपए पड़ रहा है। क्या करे, सप्लाई बढ़ा दे। अच्छा, सप्लाई अगर बढ़ा दी, सप्लाई अगर इंक्रीज कर दी तो आपको पता है अगर सप्लाई बढ़ जाए तो प्राइस गिर जाती है, है ना, प्राइस गिर जाती है। सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस गिर जाती है ना। अब जरा देखो अपन ने क्या किया, अपन गए किसके पास? आरबीआई के पास गए, क्योंकि अपन को दोनों का इन्वॉल्वमेंट लाना है। आरबीआई क्या है? आरबीआई गवर्नमेंट है, क्या है? आरबीआई गवर्नमेंट है। अब आरबीआई के पास क्या है? आरबीआई के पास है भैया
एक ऐसा खजाना, आरबीआई के पास एक ऐसा खजाना, आरबीआई के पास एक ऐसा खजाना है जिसके अंदर खूब सारे इनके क्या पड़े हुए हैं, डॉलर्स पड़े हुए हैं, खूब सारे क्या पड़े हैं, डॉलर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, खूब सारे इनके डॉलर्स पड़े हुए हैं, खूब सारे डॉलर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, इन्होंने थोड़ा सा लेके आया डॉलर यहां पे, और यहां पे डॉलर डाल के क्या कर दिया, सप्लाई बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया, सप्लाई बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया, सप्लाई बढ़ा दिया, सप्लाई बढ़ा दिया, सप्लाई इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज, सप्लाई इंक्रीज कर दिया। बेटा सीआर जो है वो शो करता है इंक्रीज को, ठीक है, और इधर ही मैं अगर डाउनवर्ड एरो बना के सीआर डाल देता तो वो डिक्रीज को शो करता, ठीक है। अब जरा देखो, मैंने सप्लाई बढ़ा दिया, अब सप्लाई बढ़ा दिया तो मैं सप्लाई का, ये देखो राइटवर्ड शिफ्ट रहेगा, सप्लाई बढ़ गया तो मैंने राइटवर्ड शिफ्ट एक बनाया, मैंने एक राइटवर्ड शिफ्ट एक अपना एक और बनाया, राइटवर्ड शिफ्ट बना रहा हूं मैं, राइटवर्ड शिफ्ट मैंने बनाया, और ये क्या हुआ, देखो एक नया अपने पास इक्विलिब्रियम आ गया, एक नया अपने पास इक्विलिब्रियम आ गया वाला पॉइंट, हाँ या ना। अब जरा देखिएगा, इसका जो मैं अलग से अपना ये बना रहा हूं, इसका एक नया जो मैं बना रहा हूं, जरा इसको देखिएगा ध्यान से, ये जो नया पॉइंट है ये बेटा ये 90 से नीचे है, मतलब ये कितना हुआ, 80 रुपीस। कितना हुआ, 80 रुपीस, जो कि हमें चाहिए था $1 के हिसाब से। कंपैरिजन कर लो, कंपैरिजन कर लो, ये क्या है अपना 80 रुपए बता रहा है, क्यों, ये देखो ऊपर जाता, अगर सप्लाई में कम कर देता तो बेटा सप्लाई कम होता तो प्राइस बढ़ जाती, लो इधर अगर मैं बढ़ाता तो ये 100 पहुंच जाता, पर मैंने क्या किया, सप्लाई बढ़ा के, ये S1 कर देता हूं इसको, S1, सप्लाई बढ़ाकर मैंने प्राइस को कर दिया कम, प्राइस को कर दिया कम, और इस वजह से हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो मैनेजेबल हो गया। मैंने अपने, मतलब गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से उसे मैनेज कर दिया। क्या किया, गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से, अपनी नीड्स के हिसाब से मार्केट फोर्सेस पे अपना असर डाल दिया, जिस वजह से क्या हुआ बेटा, वो मैनेजेबल हो गया। मतलब मैनेजेबल मतलब हम जहां पर मैनेज कर सके फ्लोटिंग या फ्लक्चुएटिंग रेट्स को, उसे कहा जाता है मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम। समझ आया कि फ्लोटिंग रेट तो मार्केट फोर्सेस की वजह से हो रहा है, पर उन फ्लोटिंग रेट्स को गवर्नमेंट खुद मैनेज कर सके, उसे कहा जाता है मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम, जहां पे वो अपने रिजर्व में से, मतलब ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, रिजर्व्स अपने खुद के रिजर्व्स में से पैसा पूसा निकाल के ये अपन सप्लाई या डिमांड को कहीं ना कहीं असर डाल देते हैं, और इस वजह से हमारा जो है प्राइस में हम मैनेज कर लेते हैं जितना हमें चाहिए उस हिसाब से। ठीक है, समझ आया, ये बेटा मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम है। मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम ही यही बताया गया है। मार्केट फोर्सेस और सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंस करते हैं एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स को। इसे हम हाइब्रिड भी बोलते हैं और इसे डर्टी फ्लोटिंग भी बोला जाता है, इसे डर्टी फ्लोटिंग भी बोला जाता है, खुद ही इसमें करके। ठीक है, चलिए गाइस देखिए जरा, इसको समझ आ रहा है क्या? चलिए जी, तो हमने बेटा इसी तरह से सारे के सारे हमने टॉपिक कवर कर लिए। कितने टाइप्स ऑफ हमारे फॉरेन एक्सचेंज रेट्स होते हैं, हमने पढ़ा फिक्स्ड के बारे में, हमने पढ़ा हमारे फ्लक्चुएटिंग के बारे में, फ्लेक्सिबल के बारे में, दैट इज ऑल्सो, और उसके साथ साथ हमने मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम के बारे में भी पढ़ा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां पे हमारे पास सारी की सारी वीडियोस अवेलेबल हैं फ्रॉम KG 1 to 12th। आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी सिर्फ इसी चैनल पर। तो आप जाकर मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल या जाकर उसकी वेबसाइट पे भी सारी वीडियोस देख सकते हो, ऑल फॉर फ्री। सब कुछ है और निःशुल्क है, किसी में भी आपको 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है। आप पूरी वीडियोस देख सकते हो एकदम फ्री में। आप चाहो तो CBSE इंग्लिश मीडियम की वीडियोस देखना चाहो वो मिल जाएंगी, स्पोकन इंग्लिश दिखा देंगे, CUET ये भी दिखा देंगे, NTSC ये भी दिखा देंगे, ओलंपियाड भी दिखा देंगे, CBSE हिंदी मीडियम के लिए अलग चैनल ही बना दिया भाई आप लोगों के लिए। जाओ उस चैनल को सब्सक्राइब करो, हिंदी मीडियम की वीडियोस देखो, कोई दिक्कत नहीं है। यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, MP बोर्ड हो, दिखा देंगे, सब कुछ करा देंगे बिल्कुल फ्री, ऑल फॉर फ्री। चाहे टैबलेट हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल फोन हो कोई दिक्कत नहीं, लैपटॉप हो कोई दिक्कत नहीं। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट और उसका यूट्यूब चैनल इज मोर देन इनफ।
वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। आप मैग्नेट ब्रेन्स आ गए, बस खल्लास। चलिए जी, और ई नोट्स और ई बुक्स चाहिए वो भी दिला देंगे। 100 में से 100 लाना हो या आपको 95 प्लस परसेंटेजेस लाना हो, सैंपल पेपर्स देखने हो, कुछ भी करना हो, हर चीज आपको यहीं पे मिल जाएगी। ई नोट्स और ई बुक्स जो है बेटा वो हम टीचर्स द्वारा सुपरवाइज करके बनवाए जाते हैं। मतलब हमारे दिए गए आंसर्स अगर जिनसे आप पढ़ोगे वैसे ही आप आंसर लिख के आओगे, आपके नंबर कटने के चांसेस हो जाते हैं ना के बराबर। दैट इज कि आप 100 में से 100 मार्क्स लेके आ पाओगे। और पूरे नोट्स एंड ई बुक्स आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक को प्रेस करके आप ये वीडियोस ये नोट्स और बुक्स को अवेल कर सकते हो। बिल्कुल। और आप चाहो तो हमें दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हो, जो कि है हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम पर भी। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।